नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपको लाते हैं सबसे ताजा और गरम गरम चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौती और नागरिकों की अपेक्षाएं। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। और सबसे बड़ी पहले बात करेंगे, बागियों ने बिगाड़ा खेल। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, जहां पर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई और भाजपा कांग्रेस शासित राज्य में जीत गई। वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। वहां पे हर्ष महाजन चुनाव जीतते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी और सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिसके बाद अपनी हार बता दी जाती कि हम हार मान रहे हैं, हमने हार मान ली है और अब हम नहीं चाहते अब इसमें कुछ हो, क्योंकि जो चुनाव हुआ वो बहुत दिलचस्प था। 34 वोट दोनों तरफ थे। एक वोट जो बबलू विधायक थे, जिनकी तबीयत खराब थी, जो अस्पताल में भर्ती थे, वो आते हैं वोट डालने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका वोट निरस्त करा देती है, आपत्ति दायर करती है और उसके बाद उनका वोट निरस्त हो जाता है, जिसके बाद वोट बराबर हो जाते हैं। दोनों ही पक्ष 34 वोटों पे हो जाता है। तो फिर आपने सुना होगा लॉटरी का खेल, फिर वो लागू होता है और पर्ची निकाली जाती है, टॉस किया जाता है और भाजपा के हर्ष महाजन चुनाव जीत जाते हैं। इन सब के परे उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से वो खेला हुआ जिसकी उम्मीद अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी को नहीं थी। अखिलेश यादव की तरफ से मुख्य सचेतक दल के नेता जो बनाए गए थे, मुख्य नेता मनोज पांडे, वो ना तो कल रात में वहां पहुंचे अखिलेश द्वारा बुलाई गई डिनर पार्टी में, और आज सुबह उन्होंने वोटिंग से पहले मुख्य नेता सचेतक दल से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एंट्री होती है यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की। वो जाते हैं लेने और वहां पर जो बातें दयाशंकर सिंह कहते हैं वो बहुत ही सुननेदायक होती है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं मनोज पांडे, उनके अंदर सनातन धर्म को लेकर आस्था है, वो श्री राम के भक्त हैं, और कह के लेके चले जाते हैं। राकेश सिंह, राकेश पांडे और अभय प्रताप सिंह वो आदमी जिसको मुलायम सिंह ने नेता बनाया, लेकिन आज उनका भी मन परिवर्तन हो गया। राकेश पांडे का तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बेटे बसपा से सांसद हुआ करते थे अम्बेडकर नगर के, जलालपुर से ये विधायक हैं। अम्बेडकर नगर गए, बसपा से सांसद हुए रितेश पांडे, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो गए। तो सब लोग कयास लगा ही रहे थे कि अब राकेश पांडे क्यों ही वोट देंगे, क्योंकि अब तो सुबह किसी पत्रकार ने पूछा भी कि क्या हुआ, कि लड़का गया तो आप भी जाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊंगा, ये उनकी अपनी सोच है। और तो इस तरीके की जो भूमिका थी वो लगातार बन रही थी। हमारे साथ सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं, नजर बनाए रखे हुए हैं संदीप मिश्रा लखनऊ से, अभी भी वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, और विनोद गुप्ता हमारे हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ है। विनोद जी, एक सबसे अलग वाकया हुआ, हिमाचल जो पूरा एरिया है पंचकुला, वहां से ज़्यादा दूरी नहीं है जहां पर वोटिंग होनी थी, ऐसा मेरे साथी बता रहे हैं मुझे। वहां पर पहले कहा गया सीआरपीएफ ने हमारे विधायकों को डिटेन कर लिया है, उसके बाद कहते हैं कि पंचकुला से पुलिस आई और मेरे विधायकों को लेकर चली गई। सुक्खू, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में अपने विधायकों को बचाने के लिए कोई खास प्लान नहीं था? क्या ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले गया? क्या जिस तरीके से वो एक बीमार विधायक को एयरलिफ्ट कर सकते हैं वोट डालने के लिए, क्या वो अपने विधायकों को सिक्योर नहीं कर पाए जैसे कर्नाटक में डी कुमार ने किया? विनोद, हिमाचल के अंदर जो हुए खेला हुआ है, इसको ले लीजिए कि किसी को भनक नहीं थी, कांग्रेस को भनक नहीं थी। कांग्रेस भनक होने थी भी तो पर ओवर कॉन्फिडेंट थी। खुद सुबह जो कांग्रेस की अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार जो है 1 महीने के अंदर शायद बदल सकती है, कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, टूट सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो खुद जो अध्यक्ष है उसका ही बयान आ रहा है, और पिछले कुछ लंबे समय से जो है
सुक्खू सरकार के जो चाहे मंत्री की बात कर लो चाहे विधायकों की बात कर लो, उनका भी एक आरोप था कहीं ना कहीं, जब भी कोई चाहे बीजेपी सॉरी जब कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी या कांग्रेस का कोई कोई बैठक हुआ करती थी या कोई मंत्रिमंडल की बैठक होती थी, उसमें भी मंत्री भी और विधायक भी कहते थे जब हमारे एरिया का कोई काम नहीं हो रहा, बार बार हमें कुछ हमारे कहने पे कुछ बदलाव नहीं हो रहे, अधिकारी नहीं हमारी पसंद के आ जाते, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से काफी लंबे समय से कांग्रेस के अंदर ये विवाद चल रहा था, खासकर सुक्खू को लेकर के। सुक्खू बड़े ही अपने कड़क अंदाज में काम कर रहे हैं, किसी के सुनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं अंदाज अंदेशा पुराना था, परंतु जो खुल के आया वो सुबह आज जो राज्यसभा के चुनाव है उसमें हुआ आया है। प्रतिभा सिंह का बयान सुबह सुबह आता है, सुक्खू का बयान आता है, सुक्खू कहते हैं कि हमारे पास 40 विधायक हैं और हो सकता है कोई टूट गया तो फिर पता नहीं बीजेपी क्या करेगी, और वही चीज जो कयास पहले थे वो चीज साबित हुई, जिसमें जो 68 विधायक है कहते हैं 25 जो है बीजेपी के हैं और 40 भारतीय जनता 40 जो है कांग्रेस के हैं और 25 बीजेपी के हैं और कुछ जो निर्दलीय विधायक है, तो टोटल 68 जो है बात कर ले हिमाचल के अंदर विधायक है। और जो वोटिंग होती है, जब वोटिंग होती है तो 34-34 का रेशो आता है, और रेशो का मतलब है 6 विधायक जो है कह लीजिए कि कांग्रेस के टूटते हैं और 3 निर्दलीय है बीजेपी के समर्थन लेकिन में आते एक हैं। चीज और भी देखने लायक है विनोद, जिस तरीके से अगर बात करें हम कि सुबह सुबह प्रतिभा सिंह का बयान आता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी, और प्रतिभा सिंह वही नेता है जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर भी बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि भाई 8-10 विधायक की राजनीति तो वो करती हैं, ज्यादा विधायकों की भी करती हैं। लगातार ये बयान आ रहे थे, लोकसभा के लिए भी आ रहा था कि लोकसभा चुनाव नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। और आज जिस तरीके से बयान पहले प्रतिभा सिंह का आता है, फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आता है कि हमारे पास 40 विधायक अगर ये टूट गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो विधायक के पास प्लान था, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। से मैंने बताया कि हाँ, जो पहले चाहे वो कैबिनेट की मीटिंग होती हो, चाहे विधायकों की मीटिंग होती हो, चाहे वो कांग्रेस के किसी भी पार्टी की मीटिंग होती थी, उसमें भी विवाद उठता था। विधायक भी कहते थे कि हमारा एरिया काम नहीं हो रहा, शुरू से ये चीजें चल रही थी, परंतु किसी ने या कह लीजिए हाईकमान ने कि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा चलो राज्यसभा के चुनाव है, कोई पीछे नहीं हटेगा, रात डिनर पार्टी होती है, मनु सिंह भी सारे विधायक होते हैं, सुबह नाश्ता होता है, सारे विधायक होते हैं, परंतु किसके मन में क्या चल रहा था किसी को नहीं बिल्कुल, पता था। यहां पर डिनर जब काम चुनाव नहीं हुआ, आया। एक और राज्य है जहां पर डिनर काम नहीं आया, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी। कल डिनर पर सारे विधायकों को बुलाया जाता है और कोई भी विधायक वहां पर, जो 8 विधायक आज है, वो नहीं पहुंचते हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी कार्यालय। संदीप, संजय सेठ एक वो व्यक्ति जिसको समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेजती है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, फिर यहां से भी राज्यसभा जाते हैं, और उनके आने के बाद से ही अखिलेश ने अपने दूतों को भेजना शुरू कर दिया था। नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलते हैं जाकर, लगातार निर्दलीय लोग जो विधायक है उनसे समर्थन मांग रहे हैं, अपने विधायकों पर ध्यान नहीं दिया। मुख्य सचेतक दल के नेता मनोज पांडे का जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है समाजवादी पार्टी के लिए। संदीप, विशाल, देखिए एक बात साफ है कि कहते हैं ना, कहावत है कि सारे घर देखते हैं और अपना घर नहीं देख पाते हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से इन्होंने बहुत प्रयास किया और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है, इन्होंने जो राजा भैया के पास जा करके ये मिले हैं, जा करके बातचीत किया, लेकिन वो शायद कुछ काम नहीं आया। हालांकि वो वोट बैंक जो है पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही चली गई। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने पहले से अपने आप को सतर्क करते, और या फिर अगर कह सकते थे कि एक तरफा राजनीति जो अगर होती तो निश्चित तौर पे आज कुछ और चीजें निकल के सामने आती। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, समीकरण को देख रहे हैं, इस समीकरण में साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की थी, जो पहले से उसने जो दावे किए थे, वो पूरी तरह से सफल होते नजर आ रहे हैं। हम आज भारतीय जनता पार्टी के 8वें प्रत्याशी की अगर हम बात करते हैं, जो संजय सेठ के नाम पे उतरते आते हैं। संजय सेठ की अगर हम बात करें तो संजय सेठ एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में आते थे, और इसके साथ ही साथ में अगर संजय सेठ की अगर बात करें तो लगातार उनकी छवि को लेकर के भी चर्चाएं बनी रही हैं।
लेकिन सबसे इन सबको दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आखिर अपना वो कैंडिडेट को जिताने में कामयाब हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो चाहती थी कि 8वें प्रत्याशी को मैदान में उतारें और उस पर जीत हासिल करें, तो ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो एक मकसद था उनका वो उसमें पूरी तरीके से सफल होती नजर आ रही है। यानी कि अब साफ है कि समाजवादी पार्टी के 2 राज्यसभा जाएंगे और 8 प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सबकी अगर हम तुलना बात करें कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव की जो रणनीति है वो भी क्लियर होती नजर आ रही है, क्योंकि विशाल साफ है कि जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर के अपने अपने प्रत्याशियों का उतारना है, क्योंकि इसी तरीके की तर्ज की अगर हम बात करें तो कैसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे, इन प्रत्याशियों के दांव पर कैसे अपने आप को लड़ेंगे, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर लेकर के चर्चाएं जो है चल रही हैं। लेकिन फिलहाल की भी बात करें, कुछ देर का इंतजार है जब डिक्लेयर हो जाएगा कि आखिर उनके 8 प्रत्याशी जो किस तरह मैदान में जीत करके नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए कह रहे थे, यहाँ तो अगड़ों ने खेल बिगाड़ दिया और उनके बाद फिर पीडीए में भी फूट पड़ गई। यहां पर अगर बात करें जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही थी ना, पल्लवी पटेल पीडीए पे नाराज, रेवती रमन सिंह नाराज, ऐसे तमाम, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ये अपने मिशन से भटक गए हैं, तो सारे नेता तो छोड़ के चले गए इनको और फिर घूम फिर के वही लोग। आपने एक लोकसभा टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते, आपने इलाहाबाद की सीट को छोड़ दिया तो रेवती रमन सिंह जो संस्थापक सदस्य हैं वो बुरा मान गए। उन्होंने कहा 1984 से आज तक नहीं जीती कांग्रेस यहाँ पे और ये सीट आपने कांग्रेस के खाते में दे दी है। जब एमएलसी बनाने की बात आती है तो पल्लवी पटेल कहती हैं क्या कृष्णा पटेल मेरी माता जी में क्या और इसी बीच बड़ी खबर, संदीप और विनोद जी आप दोनों लोग को रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर यह है कि 8 सीटों पर जो अब तक कह रहे थे, संदीप ने जो अपडेट बताया था वो अब सच भी हो गया कि 8 सीटों पर जीत आ गई है। अब बीजेपी कार्यालय पे आप जश्न से खुद ही समझ जाएंगे संदीप, वहां पे लोगों से बात करिए कि 8वां जो अप्रत्याशित रूप से जिता दिया गया 8वां प्रत्याशी, इसको लेकर कार्यकर्ताओं का कैसा जोश है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए विशाल, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अगर हम यहाँ पर 8वें प्रत्याशी की अगर बात करते हैं तो 8वें प्रत्याशी पे जिस तरीके से दांव खेला जा रहा था भारतीय जनता पार्टी पे, और भारतीय जनता पार्टी वो अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने को लेकर के आगे बढ़ रही थी। तो लेकिन अब चेहरे साफ हो चुके हैं और वो चेहरे साफ हो चुके हैं। 8वां प्रत्याशी आपने जीत लिया आपने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल 8वें प्रत्याशी के लिए जिस तरीके से एक असमंजस बना हुआ था, कैसा लग रहा है? लग रहा है रिजल्ट आ गया? बिल्कुल रिजल्ट आ गया, 8 प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते हैं। ये योगी जी का चमत्कार है और योगी जी की सरकार का चमत्कार है। दांव काम आ गया सर जी, दांव काम आया आपका? दांव क्या? आपने पहले ही सुन लिया था कि 8वां प्रत्याशी जीतेगा, शायद इसीलिए आपने उतारा था? नहीं, 8वां प्रत्याशी तो जीतना ही था, क्योंकि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर है और दूसरी बात मोदी जी और योगी जी के ऊपर लोगों का भरोसा है। दूसरे दलों के लोगों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे कमल खिलाया है। इसके परिणाम अभी 8 से 80 पे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 कमल खिलने जा रहे हैं। पूरे देश में होली का माहौल है। हम सब मथुरा वृंदावन से चौधरी तेजवीर सिंह जी के साथ आए हुए हैं और सारे मथुरा वृंदावन में पूरा उत्साह है इस समय। तेजवीर जी हमारे बीच में आ रहे हैं अभी बहुत जल्द। हम सब लोग कल से यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। निश्चित ही संगठन ने जिनको भी प्रत्याशी बनाया वो सभी लोग बहुत ही सरल हैं, जनता से जुड़े हैं। इसीलिए अन्य दलों के लोगों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करते हुए भाजपा में आस्था प्रकट की है। सर, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आप लोग जीत के हासिल करेंगे? नहीं, अंदाजा 100% विश्वास था, अंदाजा नहीं था। 100% विश्वास था कि हमारे 8 प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने प्रदेश में विकास कार्य किए हैं उससे सभी जनता और कहें तो विपक्ष में रहने वाले नेता भी काफ़ी खुश थे। तभी तो उन्होंने भाजपा का साथ और उनके 8 प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से हम अगर बात कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस की बात कर रहे हैं तो लोग आना शुरू कर दिए हैं और पूरी कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है जश्न मना रहे हैं लोग, जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक उम्मीद थी और एक ये था 8वां प्रत्याशी आपका विजयी रहा।
जी जी, बहुत ही खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विकास की जीत है, ये सत्य की जीत है और बहुत ही खुशी है। हम सभी समस्त महिला मोर्चा की ओर से और समस्त पदाधिकारियों सभी कार्यकर्ताओं की वजह से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है और ये हमारा सम्मान है। समाजवादी पार्टी से 4-5 को अब ले आए, जी समाजवादी पार्टी से 4-5 विधायक तोड़ लाए आप। जी जी, आप देखिए ये सत्य के साथ है, आज नहीं तो कल को सत्य की जीत होती है और जब जागे तब सवेरा। तो ठीक है, उनकी आंखें अभी खुली हुई हैं, वो भ्रमित हो गए थे कहीं ना कहीं, अब सही राह पे वो आ गए हैं। इसके लिए सही राह पे आने के लिए उनको भी बधाई है और आगे सत्य के साथ वो हमेशा खड़े रहें, इतनी मैं शुभकामनाएं उनको देती हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये जो नज़ारे हैं, वो तस्वीरें हैं, वो बिल्कुल ही बेहद अनोखी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो आज अब जश्न है वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जो है वो यहाँ पर जो है आते रहेंगे। एक बार सर जोर से हो जाए, जीत हासिल हुई है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कार्यकर्ताओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला कल्याण की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसान कल्याण की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थियों के लिए बनाई जा रही योजनाओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के नीयत की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को समग्र विकास की ओर ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए प्रयास कर रही है। आदरणीय मोदी जी तिल तिल करके गल के अपने देश की और देशवासियों की जो चिंता कर रहे हैं, ये उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी जो गांव जा रही है, घर घर जा रही है, आयुष्मान कार्ड बनवा रही है, उसकी जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत संकल्प यात्रा की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने थे, अंत्योदय के सपने थे, उसको साकार करते हुए माननीय मोदी जी द्वारा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जो चिंता की जा रही है, उसकी जीत है। उनका मानना है कि जब तक देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। ये उसकी जीत है। तो ये गरीब कल्याण की जीत है, किसान कल्याण की जीत है, महिला कल्याण की जीत है, युवा कल्याण की जीत है, ये खेलो इंडिया की जीत है, समग्र भारत की जीत है। भारत में इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बयार चल रही है। यहाँ का कार्यकर्ता दिनों दिन लगा हुआ है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसकी जीत है और 370 हटाने की जीत है। ये हमारे भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य निर्माण मंदिर की जीत है। तो इस तरह से भारत में पूरे में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बयार चल रही है, उसका आनंद ले रहे हैं। आज आपने देखा हमारे 8 प्रत्याशी जीत चुके हैं। उन सबको उम्मीद पहले से थी जी, पहले थी उम्मीद, तभी 8वां प्रत्याशी उतारा गया। जी लग रहा था कि पूरा तोड़ लाएंगे वहां से। नहीं, तोड़ कहाँ से लाएंगे, हमारे थे वो तो सपा वाले। देखिए, ऐसा है कि ये तोड़ा ताड़ी का काम करते हैं दूसरे लोग। हम तो एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जोड़ने का। उस आदर्श में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, रीतियों से, नेतृत्व से प्रभावित होकर जो भी लोग हमारे साथ दे रहे हैं, जो भी हमारे साथ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और पूरा देश इस समय समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही है, एक ऐसी पार्टी है जो देश को ऊपर ले जा सकती है, विकास की ओर ले जा सकती है, विकासशील से विकसित देश बना सकती है, विकास और विरासत की दोनों की बात साथ कर सकती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। इससे प्रभावित होकर सब लोग इस तरह जोश के साथ दिखा दीजिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। तो ये जोश है फिलहाल यहाँ पर उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संदीप आंकड़े आ गए हैं। आलोक रंजन 32 साल प्रशासनिक सेवाओं में रहे, उनको मात्र 19 वोट मिले हैं। रही हो, जिसके बाद जो है अब संदीप, आप हमें सुन पा रहे हैं? विशाल, आप तक हमारी आवाज आ रही संदीप? हाँ आ रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आलोक रंजन को मात्र 19 वोट मिले, संजय सेठ को 29 वोट मिले हैं। तो 32 साल तक प्रशासनिक सेवाओं में काम किया, उसके बाद एकदम से चुनाव आ गए, टिकट लिया, राज्यसभा का चुनाव लड़े,
ये कॉन्सेप्ट क्या था, कहां से ये अखिलेश यादव के मन में आया कि पीडीए में आलोक रंजन को शामिल किया जाना चाहिए? संदीप, देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, अगर हम बात कर रहे हैं कि 19 वोटें जो हैं वो आलोक रंजन को मिली हैं, तो इससे बहुत चीज़ें अब क्लियर होती हैं। यानी कि फिलहाल की अगर हम जश्न की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ एक उम्मीद है और इसको लेकर के लगातार जो है वो जो अपने यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके साथ ही साथ में जो यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है वो लगाई जा रही है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे अब से कुछ ही देर के बाद जो है पहुँचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज जो है 8वीं जीत हासिल हुई है, तो ऐसे माना जा रहा है कि इस बैरिकेडिंग के माध्यम से इसको उसके साथ साथ सुरक्षा के माध्यम से पूरी सड़कों को साफ कर दिया गया है, अतिरिक्त फोर्स लगा दिया गया है, रस्सियां लगा दी गई हैं कि जिससे कि कोई भी कार्यकर्ता बीच में ना आए और एक जश्न का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे यहाँ पर चाहे बीजेपी कार्यालय के अंदर पूरी तरीके से लोग जो है ढोल नगाड़े के साथ में जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद जब अपने 8 प्रत्याशियों के साथ में यहाँ पर पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पे क्या वो 8 विधायक भी यहाँ नजर आएंगे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है समाजवादी पार्टी की ओर से? क्या वो भी नजर आएंगे यहाँ पे? ऐसी कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल विशाल, हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो विधायक भी साथ में मौजूद हो, लेकिन अभी कहना उचित नहीं होगा, जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि उन सभी प्रत्याशियों का जो अभी विधानसभा में है, यानी कुछ ही देर के बाद जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर जो प्रवेश करेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। क्या वो जो जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है समाजवादी पार्टी तरफ विधायक रह करके, वो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे, या फिर हम हम जानेंगे कि कैसे वो सिर्फ वही 8 प्रत्याशी आएंगे जिन्होंने राज्यसभा में जीत हासिल की है। तो उन तमाम चीजों को लेकर के अभी अटकलें जो है लगाई जा रही है, बिल्कुल अटकलें लगाई जा रही है और थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। सारे जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं कार्यालय पहुंचने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, और आप लगातार इस पे नजर बनाए रहिए। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 24 के चुनावी माहौल में हम बात कर रहे थे, बागियों ने खेल बिगाड़ा। हिमाचल प्रदेश में सरकार ही अल्पमत में आ गई है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे जयराम ठाकुर सुक्खू सरकार के खिलाफ। तो देखना होगा क्या वो सरकार बचा पाते हैं, क्योंकि वो अपनी राज्यसभा की सीट नहीं बचा पाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हार गए हैं। वहीं 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ को उतारा गया था यूपी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आलोक रंजन के खिलाफ। उन्होंने जीत हासिल कर ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।